स्वागत है। आज का विषय तकनीक और हमारे भविष्य के लिए मतलब बेहद अहम है, ऊर्जा भंडारण तकनीकें। हम सब जानते हैं सूरज हमेशा एक जैसा नहीं चमकता और हवा का भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन हमें बिजली तो चौबीसों घंटे चाहिए। यहीं पर ऊर्जा भंडारण की भूमिका आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर काफ़ी डिटेल जानकारी है, जिसमें अलग अलग टेक्निक्स और उनके जो एप्लीकेशंस हैं उनका ब्यौरा दिया गया है। तो चलिए इस जानकारी का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर को असलियत बनाने में ये पहेली का कितना अहम टुकड़ा है। हमारा मकसद यही है कि ऊर्जा भंडारण की अहमियत समझें, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, और जानें कि कौन सी प्रमुख तकनीकें इस फील्ड को शेप दे रही हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात करते हैं, ये ऊर्जा भंडारण आखिर है क्या चीज़। आसान भाषा में कहें तो जब ऊर्जा बन रही हो तब जमा कर लो और जब जरूरत हो तब इस्तेमाल कर लो। क्या ये इतना ही सिंपल है? सिद्धांत रूप में हाँ, ये सही है, लेकिन असल में ये काफी कॉम्प्लेक्स और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये असल में डिमांड और सप्लाई के बीच एक तरह का ब्रिज बनाता है। जैसा आपने कहा, रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड, इनका प्रोडक्शन स्टेबल नहीं होता। कभी धूप तेज, कभी हवा धीमी। स्टोरेज इसी उतार चढ़ाव को मैनेज करता है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी को सोख लेता है और जरूरत पड़ने पर वापस देता है। इससे हमें एक स्थिर और भरोसेमंद पावर सिस्टम मिलता है, भले ही सोर्स मतलब इंटरमिटेंट हो। इसके बिना पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर ग्रिड की कल्पना करना भी मुश्किल है, सच कहूं तो। समझ गया। तो ये ग्रिड के लिए एक तरह का स्टेबलाइजर है। हाँ, कह सकते हैं। अब इस जानकारी में कई अलग अलग तकनीकों का जिक्र है। सबसे जानी पहचानी शायद लिथियम आयन बैटरी है। आजकल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह यही सुनाई देता है। इसके बारे में क्या खास है? हाँ, लिथियम आयन बैटरीज अपनी कुछ खासियतों के वजह से बहुत पॉपुलर हुई हैं, जैसे कि हाई एनर्जी डेंसिटी, अच्छी एफिशिएंसी और ठीक ठाक लंबी लाइफ। हाई एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि वो अपने वजन या साइज के हिसाब से काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। इसीलिए ये हमारे पोर्टेबल डिवाइस, फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इतनी कारगर साबित हुई हैं। जहां जगह और वजन की कमी हो, वहां ये बेहतरीन काम करती हैं। अब इनका इस्तेमाल ग्रिड लेवल पर भी बढ़ रहा है, हालांकि वहां इनकी कुछ लिमिटेशंस भी दिखने लगती हैं। आपने एनर्जी डेंसिटी का जिक्र किया, मतलब कम जगह में ज्यादा ऊर्जा। ये तो पोर्टेबल चीजों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ग्रिड स्तर पर यही सबसे जरूरी चीज है? शायद नहीं। बिल्कुल, ग्रिड पर जरूरतें अलग होती हैं। यहीं पर दूसरी तकनीकें आती होंगी, जैसे सॉलिड स्टेट बैटरी। ये नाम बहुत सुनने में आ रहा है। क्या ये लिथियम आयन का मतलब कोई बेहतर वर्जन है? इसे आप लिथियम आयन का अगला पॉसिबल स्टेप मान सकती हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ट्रेडिशनल बैटरी के लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की जगह सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल होता है। इसके कई पोटेंशियल फायदे गिनाए जाते हैं। पहला, सेफ्टी। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट ज्वलनशील हो सकता है, सॉलिड में यह खतरा कम है। दूसरा, और भी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी की संभावना, यानी बैटरी और भी छोटी या ज्यादा पावरफुल बन सकती है। तीसरा, शायद तेज चार्जिंग की उम्मीद। ये सब बातें ईवीज और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत आकर्षक है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये तकनीक अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसे बड़े पैमाने पर किफायती बनाना एक चुनौती है। तो मतलब वादे तो बड़े हैं, लेकिन अभी हकीकत बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर फ्लो बैटरी का भी जिक्र है, ये कैसे अलग है? फ्लो यानी बहना, तो क्या इसमें ऊर्जा बहती है? हाँ, इसका डिजाइन काफी अलग है, आप सही कह रहे हैं। इसमें एनर्जी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में स्टोर होती है, लेकिन ये लिक्विड बैटरी के अंदर ही नहीं रहता, बल्कि बाहरी टैंकों में जमा होता है। जब एनर्जी चाहिए तो ये लिक्विड बैटरी के स्टैक से गुजरता है। ये एक तरह की लेयर्ड संरचना है, जहां केमिकल रिएक्शन होता है और बिजली पैदा करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्केलेबिलिटी, मतलब आप एनर्जी कैपेसिटी और पावर आउटपुट को अलग-अलग स्केल कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, बस टैंक बड़े कर दीजिए। पावर बढ़ानी है, स्टैक बड़ा कर दीजिए। यही ये लिथियम आयन से अलग है, जहां एनर्जी और पावर एक साथ जुड़े होते हैं। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण फ्लो बैटरी लंबे समय तक, मतलब घंटों या दिनों तक, एनर्जी देने के लिए और ग्रिड स्केल स्टोरेज के लिए बहुत सूटेबल मानी जाती हैं। ये दिलचस्प है। तो जहां लिथियम आयन तेज दौड़ने वाले स्प्रिंटर की तरह है, वहीं फ्लो बैटरी एक मैराथन रनर की तरह है, जिसे आप जरूरत के हिसाब से और ज्यादा स्टेमिना दे सकते हैं। हाँ, ये अच्छी एनालॉजी है।
ग्रिड के लिए ये वाकई बहुत मायने रखता होगा। अब हाइड्रोजन और फ्यूल सेल की बात करते हैं। हाइड्रोजन का नाम आजकल ग्रीन एनर्जी के साथ बहुत जुड़ रहा है। स्टोरेज में इसकी क्या भूमिका है? हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज का एक कह सकते हैं अनोखा और वर्सेटाइल तरीका पेश करता है। जब सोलर या विंड एनर्जी का प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो उस एक्स्ट्रा बिजली से पानी H2O को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में तोड़ा जाता है। इस हाइड्रोजन गैस को फिर टैंकों में स्टोर किया जा सकता है, जैसे नेचुरल गैस स्टोर होती है। जब बिजली की ज़रूरत होती है तो इस हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। केमिकल रिएक्शन से बिजली और पानी बनते हैं। और कोई एमिशन नहीं? बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, जीरो कार्बन एमिशन। ये न केवल ग्रिड के लिए एनर्जी स्टोर करने का तरीका है, बल्कि इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन, खासकर हेवी व्हीकल्स, शिप, प्लेन और इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, अमोनिया प्रोडक्शन को डीकार्बोनाइज करने में भी इसकी बड़ी भूमिका देखी जा रही है। तो ये सिर्फ बिजली स्टोर नहीं कर रहा, बल्कि एक तरह से ग्रीन फ्यूल भी बना रहा है, हाँ जिसे अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कमाल है। हाँ, यही इसकी वर्सैटिलिटी है। अच्छा, अब कुछ मैकेनिकल स्टोरेज तकनीकों का भी जिक्र है। पम्प्ड हाइड्रो और फ्लाईव्हील्स। जी, ये नाम सुनकर लगता है ये काफी पुरानी और क्या कहते हैं एस्टैब्लिश तकनीकें होंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज PHS असल में दुनिया भर में एनर्जी स्टोरेज का सबसे बड़ा और सबसे पुराना तरीका है। ग्रिड स्केल पर जितनी एनर्जी आज स्टोर होती है उसका शायद 90% से ज्यादा हिस्सा PHS से ही आता है। ओह, इतना ज्यादा? हाँ, इसका सिद्धांत सरल है। जब बिजली सस्ती या एक्स्ट्रा हो तो उसका इस्तेमाल करके पानी को एक निचले रिजर्वॉयर से पंप करके एक ऊंचे रिजर्वॉयर में जमा किया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है तो ऊपर जमा पानी को नीचे छोड़ा जाता है, जो टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करता है। ये बहुत भरोसेमंद और लंबी अवधि का समाधान है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। क्या? इसके लिए खास ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए, यानी 2 रिजर्वॉयर अलग अलग ऊंचाई पर बनाने की जगह। हाँ, सही बात है, हर जगह मुमकिन नहीं है। और फ्लाई व्हील्स, ये कैसे काम करते हैं? क्या ये किसी चक्के की तरह है? बिल्कुल, फ्लाईव्हील एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। सोचिए, एक बहुत भारी पहिया है जिसे एक मोटर बहुत तेज स्पीड पे घुमाती है, हजारों RPM पर। इसमें एनर्जी जमा हो गई। जब एनर्जी वापस चाहिए तो यही घूमता हुआ पहिया एक जनरेटर को चलाता है और बिजली पैदा करता है। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनकी रिएक्शन स्पीड। ये सेकंडों में चार्ज और डिस्चार्ज हो सकते हैं और ऐसा लाखों बार बिना खराब हुए कर सकते हैं। इसलिए ये लंबे समय तक एनर्जी देने के बजाय ग्रिड में अचानक होने वाले छोटे-मोटे उतार चढ़ाव, जैसे फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, को संभालने या पावर क्वालिटी बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी हैं। अच्छा, मतलब ग्रिड के शॉक एब्जॉर्बर जैसा। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये वही काम करते हैं। तो ये तेज छोटी अवधि की जरूरतें पूरी करने में माहिर है। ठीक है, अब लिस्ट में आखिरी नाम है थर्मल एनर्जी स्टोरेज। इसमें बताया गया है कि ये गर्मी या ठंडक जमा करने के बारे में। इसका क्या मतलब है? सही समझा। थर्मल एनर्जी स्टोरेज TES का मतलब है एनर्जी को गर्मी या ठंडक के रूप में स्टोर करना। इसे कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे एक्स्ट्रा बिजली से पानी गर्म करके उसे इंसुलेटेड टैंकों में रखना, या फिर पिघले हुए नमक मतलब मोल्टन सॉल्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करके रखना, या फिर फेज चेंज मटेरियल PCM का इस्तेमाल करना। PCM वो क्या होता है? PCM ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपना स्टेट बदलते समय, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, बड़ी मात्रा में एनर्जी सोखते या छोड़ते हैं। कुछ उन हैंड वार्मर पैक की तरह जो मोड़ने पर गर्मी देते हैं। हाँ, समझ गया। TES का इस्तेमाल बिल्डिंग्स को गर्म या ठंडा रखने में बहुत कारगर हो सकता है, जिससे पीक आवर्स में बिजली की मांग कम होती है। साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जहां बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, जैसे सीमेंट या स्टील इंडस्ट्री, वहां फॉसिल फ्यूल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा की गई गर्मी को स्टोर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह, मतलब इतने सारे अलग अलग तरीके हैं ऊर्जा को संभालने के। ये तो साफ है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं। अब उन बुनियादी सवालों पर आते हैं कि ये सब तकनीकें इतनी जरूरी क्यों हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला और शायद सबसे अहम है रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन। इस पर हमने थोड़ी बात की, लेकिन इसकी अहमियत पर और जोर देना जरूरी है। निश्चित रूप से
ये सबसे बड़ा ड्राइवर है इस पूरे सेक्टर का। जैसा हमने बार बार कहा, सोलर और विंड एनर्जी वेरिएबल हैं। बिना स्टोरेज के ग्रिड में इनकी एक लिमिट से ज्यादा हिस्सेदारी अस्थिरता पैदा कर सकती है। स्टोरेज इस रुक रुक कर आने वाली एनर्जी को एक स्थिर भरोसेमंद सप्लाई में बदल देता है। ये हमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है। ये सिर्फ एक सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन का एक आप कह सकते हैं अनिवार्य हिस्सा है। और ग्रिड की स्थिरता, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है हमारे लिए? प्रैक्टिकल मतलब है कम पावर कट्स, स्टेबल वोल्टेज और बेहतर पावर क्वालिटी। एनर्जी स्टोरेज ग्रिड को कई तरह से सपोर्ट देता है। ये पीक डिमांड को पूरा करने में मदद करता है, जिससे महंगे और पोल्यूशन फैलाने वाले पीकर प्लांट्स चलाने की जरूरत कम होती है। अच्छा, अगर कोई बड़ा पावर प्लांट अचानक बंद हो जाए या ट्रांसमिशन लाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो स्टोरेज कुछ समय के लिए बैकअप पावर दे सकता है, जिससे सिचुएशन संभालने का मौका मिलता है। ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल रखने में मदद करता है, जो ग्रिड के स्मूथ ऑपरेशन के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर ये हमारे पावर ग्रिड को ज्यादा फ्लेक्सिबल, मजबूत और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाता है। परिवहन के विद्युतीकरण में इसकी भूमिका भी काफी अहम लगती है, जैसा हमने बैटरी के संदर्भ में बात की थी। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईवीज बिना एडवांस्ड बैटरी के संभव ही नहीं है। एनर्जी स्टोरेज सिर्फ ईवीज को चलाने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए भी अहम है। सोचिए, अगर लाखों ईवीज एक ही समय पर शाम को घर आकर चार्जिंग पर लग जाएं, तो लोकल ग्रिड पर कितना प्रेशर पड़ेगा। हाँ, ये तो है। स्मार्ट चार्जिंग के साथ एनर्जी स्टोरेज इस डिमांड को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकता है। जैसे रात में जब बिजली सस्ती और ज्यादा उपलब्ध हो, शायद विंड एनर्जी से, तब स्टोरेज यूनिट्स को चार्ज किया जा सकता है, और दिन में या पीक समय में ईवीज को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और औद्योगिक दक्षता, क्या इंडस्ट्रीज भी इसका फायदा उठा सकती हैं? बिल्कुल, बड़े इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जिन्हें लगातार और हाई क्वालिटी बिजली चाहिए होती है, वे भी स्टोरेज से फायदा उठा सकते हैं। ये उन्हें अपनी एनर्जी कॉस्ट मैनेज करने में मदद कर सकता है। मतलब ऑफ पीक समय में एनर्जी स्टोर करके पीक समय में इस्तेमाल करना। ये उन्हें पावर कट्स या अस्थिरता से बचा सकता है, जिससे प्रोडक्शन का नुकसान ना हो। साथ ही, जैसा हमने थर्मल स्टोरेज के मामले में देखा, ये इंडस्ट्रीज को अपनी प्रक्रियाओं के लिए फॉसिल फ्यूल की जगह क्लीन, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने में सक्षम बना सकता है। जानकारी में एक और दिलचस्प शब्द है, विकेंद्रीकृत बिजली, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड पावर। इसमें स्टोरेज की क्या भूमिका है? डिसेंट्रलाइज्ड पावर का मतलब है कि एनर्जी प्रोडक्शन बड़े सेंट्रल पावर प्लांट्स के बजाय छोटे लोकल सोर्सेस से हो। जैसे घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल, कम्युनिटी विंड फार्म या छोटे लोकल ग्रिड, जिन्हें माइक्रो ग्रिड कहते हैं। अच्छा, माइक्रो ग्रिड। हाँ, एनर्जी स्टोरेज इन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स को प्रैक्टिकल बनाता है। ये लोकल लेवल पर प्रोड्यूस हुई एनर्जी को स्टोर करने की परमिशन देता है, ताकि उसका इस्तेमाल तब किया जा सके जब प्रोडक्शन ना हो रहा हो, जैसे रात में सोलर पैनल से। ये माइक्रोग्रिड को मेन ग्रिड से इंडिपेंडेंटली या उसके साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है। इससे दूर दराज के इलाकों तक बिजली पहुंचाना आसान हो सकता है, ग्रिड पर निर्भरता कम होती है और लोकल कम्युनिटीज को अपनी एनर्जी पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है, यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस बढ़ती है। तो ऐसा लगता है कि ऊर्जा भंडारण हर स्तर पर बड़े ग्रिड से लेकर व्यक्तिगत घरों तक एनर्जी सिस्टम को बदल रहा है। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है, जैसे लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी स्केलेबिलिटी, जरूरी मटेरियल्स की उपलब्धता और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये तो काफी गंभीर मुद्दे लगते हैं। हाँ, ये वास्तविक चुनौतियां हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, खासकर लिथियम आयन बैटरीज, अभी भी काफी महंगी हैं, हालांकि कीमतें तेजी से गिर रही हैं। ग्लोबल एनर्जी जरूरतें इतनी विशाल हैं कि इन तकनीकों को उस स्केल पर बनाना और डिप्लॉय करना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल चुनौती है। बैटरी के लिए जरूरी कुछ मटेरियल जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, इनके माइनिंग से जुड़े एनवायरमेंटल और सोशल मुद्दे हैं, जैसे पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, पोल्यूशन और कभी-कभी मजदूरों के मानवाधिकारों का हनन। और आखिर में इन बैटरियों का लाइफ साइकिल पूरा होने के बाद उनका सेफ डिस्पोजल और इफेक्टिव रिसाइकलिंग एक बड़ा सवाल है, ताकि हम कचरे का पहाड़ खड़ा न करें और कीमती मटेरियल को बर्बाद न करें। ये पहलू वाकई चिंताजनक है।
तो क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ हो रहा है? भविष्य किस दिशा में जाता दिख रहा है? अच्छी खबर यह है कि इन सभी मोर्चों पर जोर शोर से काम चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी और नई मटेरियल साइंस में हो रही प्रगति से ऐसी बैटरी बनाने की उम्मीद है जो ज्यादा कुशल, सस्ती, सुरक्षित और कम दुर्लभ सामग्री पर निर्भर हों। जैसे सोडियम आयन बैटरी या आयरन एयर बैटरी पर रिसर्च चल रही है। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने, उनकी उम्र बढ़ाने और ग्रिड के साथ उनके इंटीग्रेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। रीसाइक्लिंग तकनीकों में सुधार पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि पुरानी बैटरियों से 95% या उससे भी ज्यादा मटेरियल वापस निकाला जा सके। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही सप्लाई चेन को अधिक टिकाऊ और एथिकल बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, एनर्जी स्टोरेज को सस्ता, सुलभ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना। तो कुल मिलाकर आज की इस विस्तृत चर्चा से ये साफ है कि ऊर्जा भंडारण महज एक सहायक तकनीक नहीं है। ये वास्तव में एक ऐसी चाबी है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित भविष्य के दरवाजे खोल सकती है। ये हमारे पावर सिस्टम को सिर्फ बिजली पहुंचाने वाले नेटवर्क से बदलकर एक इंटेलिजेंट, फ्लेक्सिबल और टिकाऊ एनर्जी इकोसिस्टम में बदल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये बदलाव सिर्फ बिजली सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। ये क्लीन ट्रांसपोर्ट को गति दे रहा है, स्मार्ट सिटीज के निर्माण में मदद कर रहा है, इंडस्ट्रीज को ज्यादा एफिशिएंट और कम पॉल्यूटिंग बना रहा है और दूर दराज के समुदायों को सशक्त बना रहा है। ये वास्तव में एक सस्टेनेबल और न्याय संगत एनर्जी ट्रांजिशन की नींव रख रहा है। यहाँ एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हमने लिथियम आयन, सॉलिड स्टेट, फ्लो बैटरी, हाइड्रोजन पंप्ड हाइड्रो, थर्मल स्टोरेज जैसी कई तकनीकों पर बात की। हर एक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। सोचिए, अगर भविष्य में कोई एक तकनीक, मान लीजिए सॉलिड स्टेट बैटरी, अपनी सेफ्टी और एनर्जी डेंसिटी के वादों को पूरा करती है, या फ्लो बैटरी ग्रिड स्केल पर बहुत सस्ती हो जाती है और वो लागत और परफॉर्मेंस के मामले में बाकियों से बहुत आगे निकल जाए, तो क्या होगा? ये दिलचस्प सवाल है। क्या एक विनर तकनीक का उभरना एनर्जी ट्रांजिशन को तेज करेगा, या फिर अलग-अलग जरूरतों के लिए तकनीकी विविधता का बना रहना ज्यादा बेहतर है? यह हमारे एनर्जी फ्यूचर को कैसे आकार देगा, इस पर मंथन करना यकीनन दिलचस्प होगा।